सीरियस, मेरे को इतना तो सीरियस करने का नहीं है और मुझे कुछ यहाँ पे ज्ञान देने का भी नहीं है आप लोगों को। आप लोगों के जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है उसके लिए क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, यही बात करने के लिए मैं आपके सामने हूँ। और जितना प्रैक्टिकल, देखिए कोई भी चीज जितनी साइंटिफिक हो सकती है उसको अगर प्रैक्टिकल से जोड़ के ही अपने को अलाइन करना है। फिजिक्स बहुत प्रैक्टिकल होता है, इंजीनियरिंग फिजिक्स साइंटिफिक होता है, इंजीनियरिंग प्रैक्टिकल होता है, बराबर है कि नहीं? तो ये सब कुछ जो टॉपिक्स है इसमें थोड़ा सा केमिस्ट्री, थोड़ा सा फिजिक्स ही आएगा, लेकिन अल्टीमेटली वो एग्रीकल्चर में ही काम में आ रहा है। तो जो भी आप नर्सरी कर रहे हैं, अभी कोई नर्सरी सॉइल पे कर रहा है, सॉइल बेस्ड, सॉइल एज अ मीडिया करके नर्सरी कर रहे हैं क्या? कोई कर रहे हैं, एक आदमी, और भी नहीं है। फ्रूट कर रहे हैं, अपन सीडलिंग नर्सरी की बात करेंगे, फ्रूट की बात नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए नर्सरी जो अपन कर रहे हैं ये कोकोपीट मीडिया, अलग अलग मीडिया हो सकते हैं। संजय भाई ने बताया कि पीट मॉस यूज कर सकते हैं, परलाइट डालते हैं, वर्मिकुलाइट डालते हैं, सब करके, लेकिन ये मीडिया है, ये सॉइललेस हो रहा है, ये सॉइललेस मीडिया में होता है, जो हाइड्रोपोनिक्स जिसको बोलते हैं, सॉइललेस कल्चर। उसके लिए जो जो चीजें प्रैक्टिकली साइंटिफिकली अप्लाई होती है वो सब चीजें लागू होती है नर्सरी के लिए, क्योंकि अपन सॉइललेस कर रहे हैं, मीडिया में सॉइल नहीं डाल रहे हैं, अपना जो मीडिया है वो सॉइललेस है। तो जो हाइड्रोपोनिक और सॉइललेस के लिए जो है, अभी मैं काफी समय से देख रहा हूं, जब नर्सरी में जाता हूं, अभी तो काफी इंप्रूवमेंट आया है, लेकिन मैं जितने सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूं उसमें से मुझे दिख रहा था कि जो सॉइल बेस्ड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट के फंडामेंटल्स है, जिसको अपन फंडा बोलते हैं, वही कॉपी करके लोग यूज कर रहे हैं। सबसे मेजर एग्जांपल है 1919 जो सॉइल बेस्ड में बहुत पॉपुलर है, सॉइल में लोग डालते हैं, जो अपने किसान जिसको आप पौधे देते हैं वो डालते हैं, वही अपन नर्सरी में भी यूज कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स है जो सॉइललेस में नहीं चलते, सॉइल में चलते हैं, क्यों नहीं चलते, ये सब चीजों का कोरिलेशन अपने को मालूम रहेगा तो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में अपन अच्छे से काम कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ा फटाफट प्रेजेंटेशन को स्लाइड फिनिश करूंगा और अपन ज्यादा से ज्यादा इंटरैक्टिव करेंगे। क्वेश्चंस जो है आपके जो दिमाग में है, दो चीजें अपन यहाँ पे कर सकते हैं। एक है आपके पास, आपको बोलने में पूछने में दिक्कत है तो आपके पास पेन और पेपर है, उस पर लिखिए और जोशी साहब के पास पहुंचाइए। अब मेरा लेक्चर होने के बाद उसमें से कुछ रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चन और ये है, उसका मैं आंसर देने का क्वेश्चन दूंगा, या आपके जो लाइव क्वेश्चन आएंगे उसको भी करेंगे। तो क्या होगा, देखिए टॉपिक मॉर्निंग से जो 2 लेक्चर हुए उसमें काफी सारे टॉपिक्स रिपीट लगेंगे आपको, लेकिन कंसेप्ट वाइज अगर आप सोचेंगे, इरिगेशन मैनेजमेंट, क्लाइमेट मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, ये 3 चीजें जो फार्मर, जो नर्सरी ग्रोवर अच्छे से करेगा उसका सक्सेस कोई भी नहीं रोक सकता। ये 3 ही चीजें हैं, ये अलट पलट के मीडिया सिलेक्शन, इरिगेशन मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, क्लाइमेट कंट्रोल, ये सारे चीजों का सही से बैलेंसिंग जो करेगा वही अल्टीमेटली बेस्ट सीडलिंग अपने किसानों को दे पाएगा। वही थोड़ा सा, अगर 1 रुपए में कोई बेच रहा है तो वो 1.25 रुपए में या 1 रुपया 10 पैसे में बेच पाएगा। अपने को आगे बढ़ना है और बेस्ट देना है। राजू साहब हमेशा बोल रहे थे कि अपन किसानों को सीडलिंग नहीं दे रहे हैं, अपन उसको उसका भविष्य दे रहे हो। 1 साल का उसका जो भी आउटपुट आने वाला है वो आपकी बेस्ट क्वालिटी सीडलिंग पे डिपेंडेंट है। तो अपने को ये देखना है कि अपन ज्यादा से ज्यादा अच्छा कैसे दे सकते हैं। तो अभी मैं आपके सामने उपस्थित हो गया हूँ, आपको काफी सारे लोग मुझे जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। उनको सवाल हो रहा होगा कि सचिन कुलकर्णी ये कौन बंदा है जो अपने को सिखाने के लिए खड़ा हो गया। तो मैं मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ। मेरा एमएससी हुआ है, मास्टर ऑफ साइंस इन हॉर्टिकल्चर। 1996 में मैंने एमएससी किया। उसके बाद मैंने 2 साल डुपॉन्ट में पेस्टिसाइड्स सेल्स में काम किया। उसके बाद नागार्जुना हाइफा इंडिया लिमिटेड, हाइफा केमिकल्स, ये जो इजराइल की कंपनी है वो नागार्जुना के साथ ज्वाइंट वेंचर करके आई थी इंडिया में। तो उनको वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स का इनिशियल जो शुरुआत थी 1996, 97, 98 में, उस टाइम पे इंडिया में वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर की शुरुआत थी। उस टाइम के जो
फर्टिलाइजर्स आ रहे थे जो टेक्नोलॉजी लोगों को बताने का काम कर रहे थे, उस टाइम नागार्जुना हाइफा के साथ जॉइंट वेंचर करके हाइफा के फर्टिलाइजर नागार्जुना ने इंडिया में लाए थे और उन्होंने उस टाइम के जो हॉर्टिकल्चरिस्ट ग्रेजुएट्स थे, पोस्ट ग्रेजुएट्स थे, जैसे कि उसमें से मैं एक था, तो उनको अपॉइंट करके ये हमने प्रसार चालू किया था। तो उसमें 5 साल काम करने के बाद वो कंपनी का कुछ कोलैबोरेशन टूट गया, फिर वो पीआरएलओ के साथ हो गया, तो मैं भी उनके साथ चला गया, तो मैं हाइफा का फर्टिलाइजर वहां से बेच रहा था। 2016 में मैंने कंपनी छोड़ के खुद का कंपनी चालू किया, उसका नाम था प्रोएक्टिव एग्री सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, और ये कंपनी में मैं मोनसैंटो, बायर, सेबिनिस, सिंजेंटा, इंडो अमेरिकन हाइब्रिड सीड, ये सब सीड कंपनीज को वेजिटेबल हाइब्रिड सीड्स उगाने के लिए और उसका क्वालिटी बढ़ाने के लिए, उसके यूजेबिलिटी बढ़ाने के लिए, जर्मिनेशन, क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए कैसे काम कर सकते हैं, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट कैसे है। तो आपके पास जो सीड आता है, आपको मालूम है कि उसमें कभी कभी जर्मिनेशन के प्रॉब्लम होते हैं, कभी कभी जेनेटिक के प्रॉब्लम्स आते हैं, अलग अलग वेराइटीज में होता है। तो ये सब अपने इंडिया में जालना और औरंगाबाद के आजू बाजू में काफी सारा वेजिटेबल सीड का प्रोडक्शन होता है जो वर्ल्ड में बेचा जाता है। सिर्फ भारत में आप लोगों के पास ही नहीं आता है वो सीड वर्ल्ड में जाता है क्योंकि वो एक्सपोर्ट होता है, और वो जो एक्सपोर्ट सीडलिंग होता है उसकी क्वालिटी एकदम बेस्ट ऑफ द बेस्ट रहती है। अपने यहाँ पे 85% जर्मिनेशन का क्राइटेरिया है, हालांकि आप लोग सब जो सीड यूज करते हैं वो 90-95% तक जर्मिनेशन आता भी होगा, लेकिन वर्ल्ड में 99% यूजेबिलिटी, नॉट ओनली जर्मिनेशन एक होता है और यूजेबिलिटी एक होती है। कोई बता सकता है कि व्हाट इज जर्मिनेशन और काउंट और यूजेबिलिटी में क्या डिफरेंस हो सकता है? नर्सरी ग्रोअर के लिए बहुत बड़ा कंसेप्ट है। कोई बता सकता है अपने इसमें यूजेबिलिटी और जर्मिनेशन? आप बोलिए सर। जर्मिनेशन मींस आपने कोई भी सीड्स को ग्रो किया है, उसके बाद वो इमरजेंसी हुआ, दैट इज जर्मिनेशन। और यूजिबिलिटी मींस आपने कोई सीड डाला है वो फार्मर्स को दे पाए। बढ़िया, तालियां। काफी सारे लोगों को मालूम होगा नहीं होगा, मैं बताता हूं। वर्ल्ड में जो नर्सरी ग्रोवर्स है वो यूजेबिलिटी देख के सीड खरीदते हैं। यूजेबिलिटी बोले तो मैंने अगर 100 सीड खरीदा आपसे या 100 सीड का सोइंग किया या लगाया, उसमें से मेरे को कितने पौधे बेचने लायक आए, उसमें वो कंपनी से फाइट करता है और कंपनी से सीड लेता है। उनका स्टैंडर्ड है 99, यानी अगर सीड मैंने डाला उसमें से 100 सीड डालने के बाद 99 पौधे मेरे को मिलने चाहिए जो बेचने लायक हो, क्योंकि सवेरे से अपने को हाई टेक्नोलॉजी के ग्रीन हाउसेस, पॉली हाउसेस दिखाया है। आप जस्ट सोचिए इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट कितना है, उसके बाद आपका नर्सरी स्पेस ये बहुत बड़ा कॉस्ट है। देखिए अगर आपका एक बेच में एक 15,000 सीडलिंग बनते हैं, उसमें से अगर आप 12,000 ही बेच पाओगे तो 3,000 का तो नुकसान हो गया आपका, सही है ना? तो 3,000 के लिए स्पेस चला गया, कोकोपीट चला गया, सो प्रैक्टिसेस चले गए, तो ये नुकसान है। अगर मैं 15,000 का मेरा स्पेस है, 15,000 में सीडलिंग लगा तो सीडिंग कॉस्ट एक होती है, सीड कॉस्ट उसमें से थोड़ा सा पैटर्न है, बाकी उसमें से जो कॉस्ट है, स्पेस है, टाइम है, उसमें जो लॉस है, जो आपका प्रॉफिट में लॉस हो जाएगा कि आप 3,000 सीडलिंग नहीं बेच पाओगे। तो ये जो सीड्स है, ये जो प्रोड्यूस करने के लिए इनके स्टैंडर्ड बहुत हाई थे, और कंपनी जब यहाँ पे उगा रही थी तो उनको ये ध्यान में आ रहा था कि फार्मर्स के न्यूट्रिशन मैनेजमेंट ठीक ना करने की वजह से अपने को यूजेबिलिटी डाउन हो रही है, जर्मिनेशन डाउन हो रहा है। तो उन्होंने 2016 से मैं कुछ कंपनी के साथ न्यूट्रिशन मैनेजमेंट के लिए काम करने के लिए ज्वाइन हो गया, और उनको हमने फर्टिगेशन कैसे करते हैं फार्मर्स को उनके, क्योंकि फार्मर्स जो है वो छोटे छोटे फार्मर्स ही सीड बनाते हैं। जो आपके पास सीड आता है ये कुछ फैक्ट्री में तो नहीं बनता, आपको सबको मालूम है, या कोई बड़े उससे सेटअप में नहीं बनता, ये 10-10 गुंठा, आधा एकड़ के फार्म पे बनता है, क्योंकि ये वेजिटेबल हाइब्रिड है, उसको मेल और फीमेल को उसको पॉलिनेशन करना पड़ता है। और ये सब जहां पे लेबर अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, सस्ता है, वहीं पे हो सकता है। तो ये सब कुछ चीजें इंडिया में काफी सारी होती है, थाईलैंड में भी होती है, वियतनाम में भी होती है। तो मैं ये कंपनी को थाईलैंड और इंडिया के लिए ये सब टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने के लिए काम कर रहा था। उसमें शुरुआत में हमें सिर्फ मेरा फोकस था फील्ड पे, लेकिन बाद अब ध्यान में आ रहा था कि फील्ड से अपने को
जो उत्पादन आना था वो आ रहा है, कुछ गैप्स फिर से आ रहे हैं, तो उसमें हमने क्या किया, फिर सॉइललेस कल्टीवेशन में गए, क्योंकि सॉइल बॉर्न डिसीज भी वही बड़ा फैक्टर आ रहा था, तो सॉइललेस कल्टीवेशन सिखाया। उसके बाद ये ध्यान में आया कि सीडलिंग अगर ठीक नहीं है तो अपना ईल्ड जो है वो 50 to 25% लॉस हो रहा है। सिर्फ सीडलिंग की क्वालिटी ठीक न होने की वजह से 15 से 25%, ये फिगर जो है ये जेन्युइन है, ये हवा से नहीं आई है, इसके लिए बहुत बैकिंग है। आपको चाहिए तो मैं रिसर्च भी आपको दे दूंगा। क्लासमैन डेलमन जो नाम की कंपनी है जिनके साथ मैं जुड़ा था कुछ सालों, 1 साल में उनका एक रिसर्च डाटा है। तो आप भी फार्मर्स को ये बताना जरूरी है कि अगर वो सस्ते में जा रहा है सीडलिंग का, अगर वो सीडलिंग की क्वालिटी ठीक नहीं है, तो अगर आप अगर ₹1.25 में बेच रहे हो और आपका कॉम्पिटिटर ₹1.10 में बेच रहा है और आपके पास आने वाला किसान बोल रहा है कि अरे भाई वो तो ₹1.10 पे दे रहा है, तू ₹1.25 क्यों दे रहा है, उसको ये समझाना जरूरी है कि ये जो 15% ज्यादा का अपन ले रहे हैं उसके बाद उसकी ईल्ड में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है। और ये जेन्युइन है, बाजू में लगा के देखो, हमने ये सब एक्सपेरिमेंट किया है, आप भी आपके किसानों को लोग, अगर आप बहुत अच्छा, और ये सेमिनार होने के बाद मुझे कॉन्फिडेंस है कि आप बहुत एक्सलेंट सीडलिंग प्रोड्यूस करोगे, फार्मर्स को दोगे, और वो उसके लिए आप 15-20 पैसा ज्यादा चार्ज करो, उसका बेनिफिट फार्मर को 15 से 25% तक ईल्ड इंप्रूवमेंट में आएगा। ये मैं आपको लिख के देता हूँ। तो जैसा बता रहा था, मैं क्लासमैन डेलमन के साथ भी जुड़ा हुआ था, जिसमें मीडिया पीट मॉस बेचने वाली कंपनी है। संजय भाई ने आपको जो ये दिखाया था के ब्रांड के पीट मॉस, उसके लिए मैं काम किया था। और नर्सरी के लिए सेमिनीज, ये वो जो बूम इरिगेशन, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट इन नर्सरी, उसको भी अब मैंने काफी सारे हमने स्टैंडर्डाइज किया था। ये सब होने के बाद में 1 अप्रैल से मैं हाइफा केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर जो इंडिया में लॉन्च हुआ है, जो इजराइल का कंपनी है, वो कंपनी में हेड ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग बोल के ज्वाइन हुआ हूँ। ये वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर बनाने वाली 60 साल पुरानी कंपनी है, 6 डिकेड ओल्ड कंपनी, 60 साल से ये है। और वाटर सोल्यूबल का इन्वेंशन, जो ड्रिप का इन्वेंशन इजराइल में हुआ है, वैसे वाटर सोल्यूबल का भी इन्वेंशन इजराइल में हुआ है। और ये कंपनी उसमें से पायनियरिंग है, यानी वो शुरुआत करने वाली है। अभी तो काफी सारी कंपनीज वाटर सोल्यूबल में आई है। तो ये हो गया थोड़ा सा मेरे बारे में। तो ये सब मिला के मेरे को 29 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है एमएससी करने के बाद में। फील्ड में आप जैसे नर्सरी वाले ग्रोअर्स, कंपनी के एम्प्लॉइज, कंपनी के एग्रोनॉमिस्ट, इनके साथ काफी सारा एक्सपीरियंस गेन किया हो। फॉर्चुनेटली मैं खुद को बहुत भाग्यवान समझता हूँ कि काफी सारे कंट्रीज में, काफी सारे देशों में जाके काफी सारे एग्रोनॉमिस्ट के साथ घूमने फिरने का अवसर मिला। तो वो मुझे भाग्य है कि मैं ये सब कुछ आज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इसका बैकग्राउंड ये सब कुछ ये है। तो मैंने जैसे बोला था कि मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि पूरा ब्रह्म ज्ञान मुझे है पूरा एग्रीकल्चर का, लेकिन आपके जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें से फेयरली मैं आपको आंसर दे पाऊंगा। अगर नहीं तो मैं आपको फ्रैंकली बोलूंगा कि इसका पता नहीं है, लेकिन मैं आपको वापस आके इसके आंसर दे सकता हूं, उतना बैकअप अपने पास है। तो क्योंकि इजराइल के एग्रोनॉमिस्ट और इनके साथ मेरा डायरेक्ट टच होता है, तो वर्ल्ड वाइड ग्लोबल एग्रोनॉमिस्ट और इनके ग्रुप में मैं हूं। तो आपके अगर कुछ क्वेश्चंस है जो कि मेरे को अभी उसका आंसर नहीं है, तो मैं रीच आउट करके आंसर फाइंड करके आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, सबसे पहले अगर न्यूट्रिशन मैनेजमेंट आपको करना है, संजय भाई ने भी हालांकि बताया है कि भाई वाटर टेस्टिंग, अभी तो सॉइल का यही नहीं है। हम नॉर्मल किसान को जब न्यूट्रिशन पढ़ाते हैं तो उसको बोलते भाई वाटर टेस्टिंग और सॉइल टेस्टिंग कर ली। आपका तो सॉइल का यही नहीं है, आपका कोकोपीट का है। कोकोपीट के जो पैरामीटर्स है उसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। सबसे मेजर प्रॉब्लम, मेजर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो वाटर क्वालिटी है। और मुझे दुख हो रहा है बताने के लिए, मेरे को काफी सारे फोन आते हैं, सर हमको नर्सरी का शेड्यूल बना के दो। फिर मैं सबसे पहले इसको बताता हूँ, भाई मेरे वाटर क्वालिटी क्या है, वाटर क्वालिटी का रिपोर्ट है क्या? नहीं सर, वो 2 साल पहले कुछ तो लिया होगा, ढूंढता हूँ, मिलेगा तो भेजता हूँ, फिर दो, लेकिन शेड्यूल बना के दो। शेड्यूल बनाने के लिए अगर मेरे जगह दूसरा कुछ है, कोई भी माल बेचना है तो वो बना के दे भी देगा, लेकिन उसको फायदा नहीं है।
ये एग्जाम्पल है। यहाँ पे जो आर्किटेक्चर है, जो पीसा का लीनिंग टावर ऑफ पीसा, कितने लोगों को मालूम है लीनिंग टावर ऑफ पीसा? लीनिंग टावर ऑफ पीसा दुनिया के आर्किटेक्चर में की सबसे बड़ी ब्लंडर में से एक है। ये इतना बड़ा टावर बनाया और उसका जो है, तो ये बंदा जो है आर्किटेक्चर, वो उसको बोल रहा है कि भैया सॉइल टेस्टिंग करने की जरूरत में हम 300 लीरा उस टाइम का उनका ये है बचा सकते हैं, सॉइल टेस्टिंग नहीं करेंगे, टावर खड़ा कर देंगे। और वो बेवकूफ लोगों ने टावर खड़ा भी कर दिया और उसके बाद क्या हुआ? टेढ़ा हो गया। ये दुनिया की सबसे बड़ी ब्लंडर है। आज भी आप देखते हो कि फ्लाईओवर बनता है, उसके पहले वो सॉइल टेस्टिंग करते हैं, गड्ढा खोदते हैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा ब्लंडर है कि उन्होंने कुछ पैसे बचाने के लिए इतना बड़ा टावर खड़ा करने के पहले बेसिक ग्राउंड वर्क नहीं किया है। अगर हम नर्सरी में और फिर काफी सारे मेरे जैसे बेवकूफ लोग वहां जाके देख के भी आते हैं पैसा खर्चा करके, आप में से भी कुछ गए होंगे, मैं बेवकूफ नहीं बोलूंगा, ओके ठीक है। तो ये ऐसा होता है कि अभी वो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया है, लेकिन अपना ग्रीन हाउस टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं बनेगा अगर अपन ने कुछ गलतियां कर रहे हैं, उसका भुगतान अपने को करना पड़ सकता है। उसमें सबसे मेजर गलती है कि वाटर टेस्टिंग ना करना। वाटर टेस्टिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप उसमें पैसा मत बचाइए। आप फिर काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं कि सर हमने करने का प्रयास किया लेकिन जेन्युइन लैब नहीं मिला, हमको अच्छा सा लैब नहीं मिला। उसका भी सॉल्यूशन मैं आपको देने का प्रयास करूंगा, आप मेरे साथ बने रहिए। आर यू देयर विद मी? अगर आप ये जो पानी होता है उसको सरफेस वाटर बोलते हैं, और ये सरफेस वाटर में क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर काफी होता है, जैसे वो शेवाल वेवाल आती है ना, तो आपको उसको फिजिकली फिल्ट्रेशन करना पड़ता है। यहाँ पे ड्रिप वाले कोई नहीं है, लेकिन आप जैसे है वो सैंड फिल्टर्स लगाते हैं, उसके बाद हाइड्रोसाइक्लोन लगाते हैं, तो फिजिकल इंप्योरिटीज निकाल देते हैं। लेकिन जब ग्राउंड वाटर आता है, जब वो ग्राउंड वाटर में ऑर्गेनिक मैटर कम होता है लेकिन डिसॉल्व आयंस ज्यादा होते हैं। जनरली आप देखते हो कि नदी और डैम का पानी मीठा होता है पीने के लिए, लेकिन जो बोर का वाटर होता है वो खारा होता है। खारा होता है बोले तो उसमें सॉल्ट ज्यादा डिसॉल्व किए हुए रहते हैं, तो उसका इसी थोड़ा सा हाई रहता है। और जो सरफेस वाटर रहता है, जो कि डैम का होता है, नदी का होता है, पॉन्ड का होता है, वो उसमें इसी हाई होता है। तो ये जो आपका जो पानी है, आपका सोर्स ऑफ वाटर क्या है, उसमें उसकी वाटर ट्रीटमेंट करना जरूरी है। पहले टेस्टिंग, अगर सरफेस वाटर हो या आपका ग्राउंड वाटर हो, उसका टेस्टिंग करना जरूरी है। अगर आप वाटर टेस्टिंग नहीं कर रहे हो तो मैंने आपको बोल रहा था कि यू आर गैम्बलिंग, आप जुआ खेल रहे हो। वाटर टेस्टिंग करे बगैर न्यूट्रिशन मैनेजमेंट नर्सरी जैसे सेंसिटिव क्रॉप्स के लिए आप कर रहे हो, ठीक है ना। तो आप जुआ मत खेलो। जो पैसा आप जुआ खेलने में डालने वाले हो, जो आप न्यूट्रिशन पे खर्चा करोगे, गलत न्यूट्रिशन पे, उससे कई कम खर्चा में आप वाटर टेस्टिंग करो। वाटर टेस्टिंग का रिपोर्ट लेके आइए, तो उसके हिसाब से जैसा मैंने अभी बोला था, आई विल नॉट गो मोर डिटेल इनटू दैट। वाटर सैंपल एंड वाटर टेस्टिंग इज प्राइमरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कभी भी कोई भी, अगर आप मेरा नंबर लेने वाले हो, मैं आपको कनेक्ट रहूंगा। कोई भी न्यूट्रिशन का शेड्यूल मांगने के पहले अगर मैं वाटर टेस्टिंग नहीं है तो आगे बढ़ने में कोई भी फायदा नहीं है। सही बात है। तो अगर फिजिकल में जाएंगे, केमिकल में जाएंगे, तो वाटर टेस्टिंग में हाइड्रोपोनिक्स हो या नर्सरी मैनेजमेंट हो, जो सॉइललेस है, सबसे पहले आता है पीएच, वाटर का पीएच। उसके बाद आता है टीडीएस और ईसी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये दो चीजें जानना बहुत जरूरी है। और इसके लिए संजय भाई ने आपको बताया था कि आपके पास ईसी और पीएच मीटर रहना जरूरी है। मैं एक स्टेप आगे जाके बताता हूँ। काफी सारे ग्रोवर्स के पास हमने बोलने के बाद, बम्बार्डिंग करने के बाद, काफी लोगों ने ईसी पीएच मीटर भी खरीद लिए हैं, लेकिन उससे गिने जा रहे हैं, पता नहीं उसको वो आता है, सर मेरा ईसी एकदम से बढ़ गया है, मेरा पीएच कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। तो हम जाके देखने के बाद आप जल्दी से जल्दी आइए, देखिए कुछ नहीं हो रहा है, पीएच इतना बढ़ रहा है। जब मैं जब भी जाता हूँ, मेरे पास मेरा एक सेट रहता है ईसी पीएच का। जाने के बाद देखने के बाद वो नॉर्मल दिखता है, क्योंकि प्रैक्टिसेस नॉर्मल चल रही है। फिर ऐसा क्यों हो गया? तो आपने कब कैलिब्रेट किया था? सर कैलिब्रेशन वो क्या हो गया, वो सोल्यूशन नहीं रहा, वो जो बंदा करता था, जिसको मालूम है कैलिब्रेशन करने का है, वो छोड़ के चला गया।
कैलिब्रेशन कितने लोगों को मालूम है क्या होता है? आप बताइए एकदम, कोई भी खड़ा होके, आप छोड़ के, क्योंकि इट इज वेरी एक कोई ग्रोवर जो ये है उन्होंने कैलिब्रेशन का बताइए, कैलिब्रेशन के बारे में। पीएच मीटर जब कैलिब्रेट करते हैं तो उसका एक सोल्यूशन है, जैसा 4 पीएच या 7 पीएच का। तो एक बार उसमें जो अपना पीएच मीटर होता है उसको 4 पीएच के उसमें वो टैबलेट डाल के पानी का पीएच 4 मेंटेन करके उसमें वो कैलिब्रेट करते हो बटन उसका पीएच मीटर का बटन दबा के, फिर उसको करेक्ट है या नहीं गलत है तो एक बार 7 पीएच का जो पानी है उसको एक बार 7 पीएच का पानी बना के उसमें फिर उसको वापस एक बार टेस्ट करते कि वो सही से कैलिब्रेट हुआ या नहीं हुआ है। तो ऐसे हम करते हैं उसको। देखिए, पीएच कैलिब्रेशन होता है और इसी का भी कैलिब्रेशन होता है। इन्होंने बराबर बताया कि कैलिब्रेशन करते हैं उसके लिए 2 सॉल्यूशन जरूरी होता है। हालांकि 3 सॉल्यूशन से भी कैलिब्रेशन होता है, लेकिन जो अल्कलाइन सॉल्यूशन मोस्ट गिरते हैं जिनको अल्कलाइन, अपने को सब एसिड में से मतलब है, अपने को सब पीएच जो है वो 7 से नीचे वाले से मतलब है, 7 से ऊपर वाले पीएच से अपने को मतलब नहीं है। क्यों नहीं है मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन जो एसिडिक सॉल्यूशन आपको गिनना है या न्यूट्रल सॉल्यूशन गिनना है तो आपको 4 और 7 से कैलिब्रेशन करना जरूरी है। 4 और 7 के कैलिब्रेशन सॉल्यूशन इधर अच्छा वाला कंपनी का लेके फायदा नहीं है, कैलिब्रेशन सॉल्यूशन भी जरूरी है। और जब आप यूज करते हो तो आपको उसको हर 8 दिन में 15 दिन में कैलिब्रेट करना जरूरी है, तभी जाकर आपको अच्छा सा रीडिंग आएगा। मैंने देखिए, मेरे को थोड़ा सा कुछ हेल्थ इश्यूज है ये है करके मैंने ब्लड सैंपल दिया और ब्लड सैंपल देने के बाद कुछ रिपोर्ट आ जाता है। फिर मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, फिर वो डॉक्टर देख के बताता है कि अरे आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ गए, आपने स्टैटिन लेना है, सिल्वास्टैटिन लो, एप्टावास्टैटिन लो, और वो मेरे को प्रिस्क्राइब कर देगा। बाद में मेरे को अगर पता चलेगा कि वो लैब पे किसी ने बाद में कोई गवर्नमेंट वाले आके धाड़ दे दिए, फिर पता चला कि साले वो लैब वाले गिनते ही नहीं थे, सीधा लेके बेसिन में डाल के एक स्टैंडर्ड रिपोर्ट सबको चिपका देते थे। मेरा तो नुकसान हो गया क्योंकि वो रिपोर्ट को सही मान के मैंने एक्शन किया। तो अगर आपका टेस्टिंग कर रहे हो लेकिन गलत जगह टेस्ट कर रहे हो या गलत तरीके से टेस्ट कर रहे हो, वो ज्यादा हार्मफुल है। हालांकि मैं अगर कुछ टेस्टिंग के लिए नहीं जाता, बैठा रहता, तो मेरा तो हेल्थ प्रिजर्व रहता। तो गलत टेस्टिंग इज फार मोर प्रॉब्लमेटिक देन नॉट टेस्टिंग। इसीलिए टेस्टिंग करो और अच्छे से करो, जहां से करना है वहां से अच्छे से करो। लैब जो रिपोर्ट्स लाएंगे वो अच्छे से लाओ, और आप खुद कर रहे हो इसी पीएच मीटर से तो वो कैलिब्रेट है, इसकी आपको गारंटी लेना जरूरी है। तो वो कैलिब्रेशन भी आप करो और इसी पीएच को मेंटेन करो। दूसरा, अगर ये आता है कि सर आपने तो बोला था कि वाटर का सैंपल लेके रिपोर्ट लो, क्या क्या टेस्ट करना है? क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है, कभी कभी मेरे को बहुत सरप्राइजिंगली रिपोर्ट आते हैं जो वाटर टेस्टिंग को जाता है। सॉइल टेस्टिंग का अलग बात है, वाटर टेस्टिंग कहां पे जाता है पता है आपको? वाटर टेस्टिंग ज्यादा से ज्यादा शहरों में कौन करता है? अच्छा बात है। और वाटर टेस्टिंग ज्यादा से ज्यादा लोग जनरल पब्लिक में वाटर टेस्ट कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? आरओ वाले। एब्सोल्युटली, जो आरओ बेचते हैं या आरओ लगवाते हैं वो रिपोर्ट करते हैं। लेकिन जो आरओ का लिए जो लैब बनाते हैं उनके जो रिपोर्ट होते हैं उसमें सोडियम और क्लोराइड वो ह्यूमन के लिए ठीक ठाक है क्या नहीं, इसी पीएच जो पीएच होता है ईसी होता है या टीडीएस बोलते हैं, वो उसके लिए होता है, पौधे के लिए नहीं है। सर मैंने रिपोर्ट लिया है उसमें सब सही है, देखते हैं तो सोडियम हाई है, क्लोराइड हाई है। अरे सर उसमें तो नॉर्मल दिया है। अरे वो नॉर्मल ह्यूमन के लिए है, जो नॉर्मल रेंज लिखा रहता है ना वो ह्यूमंस के लिए है, आदमियों के लिए है, वो इसके लिए नहीं है, प्लांट के लिए। प्लांट के लिए अलग स्टैंडर्ड्स है क्योंकि सोडियम और क्लोराइड प्लांट को नहीं चलता है। मुझे सोडियम और क्लोराइड चाहिए क्योंकि मेरा फिटनेस अगर चालू रखना है तो अपने को ह्यूमन को एक सॉल्ट की जरूरत होती है। मेरा सॉल्ट का बैलेंस बनाने के लिए ब्लड में सॉल्ट का सोडियम और क्लोराइड का होना जरूरी है, ज्यादा भी नहीं लेकिन एक लिमिट तक रहना जरूरी होता है। प्लांट के लिए वैसा नहीं होता है, तो टेस्टिंग आप कहां करोगे? फॉर्चुनेटली मैं परसों के विजिट में सह्याद्री फार्म गया था और सह्याद्री फार्म वालों ने मुझे बताया कि उन्होंने एक टेस्टिंग लैब लगाई है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर
नासिक के जितने भी ग्रोवर्स है या आजू बाजू में, आप एक बार आपका वाटर टेस्टिंग सैंपल सह्याद्री फार्म को दो। कुछ 550-600 रुपए बता रहे थे मेरे को वो। अब वो अगर एज अ ग्रोवर लेके जाके आप करोगे तो आपका क्या एक्सपीरियंस आएगा मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरा उनके सीईओ से जो बात हुआ था उसके हिसाब से उन्होंने मुझे एक सैंपल रिपोर्ट भी शेयर किया था कि ऐसा ऐसा रिपोर्ट मेरा आता है। तो अगर आप देखोगे इसके रिपोर्ट का एनालिसिस जो है, उसकी चीरफाड़ जो है वो अपन आगे करेंगे। सिर्फ मेरा कहने का मतलब एक है कि ये जो आईसीपी ओईएस है, पता नहीं इसका पॉइंटर काम नहीं कर रहा है, तो इसमें जो आईसीपी ओईएस है ये सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी है आयंस को गिनने की, और वो उनका कहना है कि वो आईसीपी ओईएस से कर रहे हैं, जो कि करोड़ों में है मशीन की कॉस्ट। जब मैं नेदरलैंड गया था, इजराइल रहता हूं, तो वहां के जो यूरोपियन जैसे लैब्स है वो आईसीपी ओईएस से चेक करते हैं। वही लैब अगर आपके बैकयार्ड जिसको बोलते हैं कि आपके घर के बाजू में आ गई है तो आप उसका फायदा लीजिए और चेक कीजिए। तो आपको इसके बाद इसकी जो चीरफाड़ करनी है, जो वाटर एनालिसिस कैसे पढ़ना है, इसके बाद में अपन बात करेंगे। सबसे पहले जब हम वाटर क्वालिटी की बात करते हैं तो ये पैरामीटर्स होते हैं, और इसमें जो मेजर है सीडलिंग के लिए, आपका पानी का ईसी अगर 0.75 है तो ही आपका सक्सेस रेशियो ज्यादा हो सकता है, 0.75 या उससे कम। अंडरस्टँड द वर्डिंग, शब्द समजून घ्या। 7.5 किंवा त्याच्यापेक्षा कमी असणं अत्यंत आवश्यक आहे। इट इज वेरी इंपॉर्टंट टू हैव योर वाटर इसी लेस देन 0.75। हे ये जब नहीं होगा तो आपको एक्शन लेने की जरूरत है। और क्या क्या एक्शन ले सकते हैं आप, मैं ये सजेस्ट नहीं कर रहा हूं, कोई फट से उठ के मत बोलना कि सर आरओ वाटर देके मेरा सीडलिंग का कॉस्ट निकलेगा क्या। मैं बता रहा हूं कि टेक्नोलॉजी क्या क्या अवेलेबल है। कुछ बोलते हैं सर डिसैलिनेशन, वाटर सॉफ्टनर प्लांट लगाते हैं। आप मुझे तो हंसी आ रही थी, आपको पता नहीं वाटर सॉफ्टनर और आरओ में क्या डिफरेंस होता है, पता है आपको किसी को? व्हाट इज वाटर सॉफ्टनर? आपके घर में अगर जो बड़े बड़े होटल्स है और इसका जब पानी का ईसी ज्यादा है, उसमें अल्कलिनिटी ज्यादा है, तो वो सॉफ्टनर लगाते हैं। उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो कार्बोनेट्स होते हैं उसको रिप्लेस करते हैं सोडियम से। हालांकि जो पानी का और उसमें जो नल वल पे जो धब्बे आते हैं ना, जो टाइल्स पे बनते हैं, बेसिन पे जो क्षार बोलते हैं ना, क्षार बनते हैं, वो ना बनने के लिए वाटर सॉफ्टनर आता है, जो आपके जो डोमेस्टिक यूज के लिए यूज करते हैं। लेकिन उसमें ड्रॉबैक सबसे मेजर एक है कि वो न्यूट्रिएंट आयन जो होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम, उसको रिप्लेस करता है सोडियम से, जो कि घातक होता है। जो बफरिंग की बात है ना, मैं आपको उसके बारे में, जो आपका क्वेश्चन था उसके बारे में बताऊंगा कि अपन उल्टा बफरिंग कर रहे हैं। दिस इज रिवर्स बफरिंग। देयर वी आर रिप्लेसिंग सोडियम विद कैल्शियम, हियर वी आर रिप्लेसिंग कैल्शियम विद सोडियम। तो उसमें मत जाइए वाटर सॉफ्टनर में। और आपको जान के हैरानी होगी, मैं संजय भाई भी गए थे मेरे साथ वहां पे, शंकर जी भी थे, हम गए थे एक कंपनी का नाम नहीं लूंगा, टिश्यू कल्चर लैब में। वो बता रहे थे कि हमारा वाटर ज्यादा हार्ड था तो हमने सॉफ्टनर लगाया है। तो हमने बोला सॉफ्टनर लगाने से के बाद आपका क्या होता है, जो मैंने आपको प्रॉब्लम बताया ना, तो उन्होंने माथा पकड़ के बैठ गए नीचे कि भाई ऐसा भी हो सकता है। बट क्या होता है, अगर आप गलत आदमी को पूछेंगे कि मेरा ईसी लेवल कम करना है, जैसा मैंने आपको बताया कि आरओ वालों को आप बात करोगे तो वो आपको ह्यूमन का सोल्यूशन देगा। एग्रोनॉमिक्स और टेक्निकल नॉलेज के लिए अलग होता है। तो डोंट गो विथ वाटर सॉफ्टनर। आरओ पे भी जाने की जरूरत नहीं। डिसैलिनेशन आरओ, अभी आपको कोविड के बाद में गल्फ कंट्रीज में काफी सारा हाइड्रोपोनिक्स का प्रोजेक्ट्स आना चालू हो गया है। जब कोविड आया था तब उनको पता चला है कि सेल्फ सफिशिएंट इन फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक दिन पे अगर ग्लोबल चेन, सप्लाई चेन अगर रुक गई तो आदमी भूखे मर सकते हैं। इसलिए अभी तक वो पूरा इंपोर्ट पे थे। अब हमारे पास ऑयल है, ऑयल लेके हम अनाज खरीद लेंगे, सब्जियां खरीद लेंगे, पूरा आ रहा है। लेकिन अगर एक दिन के लिए अगर ये सप्लाई चेन ठप हो गई तो आदमी भूखे मरेंगे। ऑयल तो पी के जिंदा नहीं रह सकते, राइट।
तो उन्होंने क्या किया है, डीसैलिनेशन प्लांट्स लगाए हैं, और ये भी इजरायली टेक्नोलॉजी है। इजराइल वालों ने एक सबसे सस्ते में डीसैलिनेशन प्लांट लिया है, सी वाटर को डीसैलिनाइट करते हैं एंड इसमें से सोडियम और क्लोराइड निकाल देते हैं और वो पानी हाइड्रोपोनिक में यूज करते हैं। अगर आप इंटरनेट पे जाओगे और आप देखोगे तो आपको कई सारे हाइड्रोपोनिक प्रोजेक्ट गल्फ कंट्रीज में दिखेंगे जो आए हैं अरबी कंट्रीज में, तो वो डीसैलिनेशन करते हैं। और सबसे मेजर जो राजू जी ने भी इंसिस्ट किया था, मैं देख रहा हूं काफी लोगों के पास पॉली हाउस होता है, लेकिन पॉली हाउस का पानी रेन हार्वेस्टिंग में बहुत कम किसान, बहुत यानी बहुत ही कम, मैं बताऊंगा कि 5% 10% भी किसान नहीं कलेक्ट कर रहे हैं, सब वेस्ट हो रहा है। सबसे अच्छा सबसे बेस्ट पानी जो है वो बरसात का पानी है। अगर आपके पॉली हाउस में आने के बाद में, मैं फिर से कैलकुलेशन में नहीं जाऊंगा, अगर 10 mm बारिश हुई तो 1 एकड़ में इतना पानी आता है, नो, आप ही कर लो, गूगल कर लो, चैट जीपीटी कर लो, आपको पता चलेगा कि अगर आधा एकड़ का नर्सरी है, 1 एकड़ का पॉली हाउस है और आपके एरिया में अगर 1000 mm का बारिश होता है तो आपका कितना लीटर पानी आपके एक पॉली हाउस पे कलेक्ट हो सकता है, वो कैलकुलेट कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी वाटर रिक्वायरमेंट जो है और बेस्ट क्वालिटी वाटर आप ये कर सकते हैं। अगर मैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी कर रहा हूं लेकिन मेरे को पानी सफिशिएंट नहीं हो रहा है, मेरे ग्राउंड वाटर का इसी ज्यादा है, तो हम आपको बता सकते हैं कि भाई तू 40% तेरा बोर का पानी ले, 60% ये ले, मिक्स कर और ये कर। सब्जी में नमक ज्यादा, दाल में नमक ज्यादा हो गया तो क्या करते हैं, दाल को पतला करते हैं, सही बात है ना। वैसे ही है, अगर एक पानी में ज्यादा सॉल्ट है और दूसरे पानी में कम है तो उसको मिला के अपन एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन पे आ सकते हैं जो आप उस पर काम कर सकते हो। तो आपके पास अगर 100% रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से पानी पूरा नहीं हो रहा है तो आप 2 प्रकार के पानी मिला के एक पर्टिकुलर इसी तक आ सकते हो और वो कर सकते हो। आपको डीसैलिनेशन, आरओ प्लांट लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा यही कहना है कि अगर आपके पास पानी की क्वालिटी अच्छी नहीं है फिर भी आपको नर्सरी करना है, तो मैंने आपको आपके सॉल्यूशन बताया कि आप सबसे मेजर है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग चालू करें। एक अपन पीएच बहुत बात की है, अल्कलिनिटी भी एक कंसेप्ट होता है। किसको पता है अल्कलिनिटी और पीएच में क्या डिफरेंस है? हालांकि स्लाइड सामने है, कोई पढ़ के भी आंसर दिया तो चल सकता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अल्कलिनिटी एंड पीएच? हाई पीएच है, नॉट पीएच। पीएच बोले तो पीएच बोल, कोई बोलेगा कि पीएच एसिडिक भी होता है, अल्कलिनिटी अल्कलाइन होती है। अल्कलिनिटी यानी पानी में घुले हुए कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स जो होते हैं। अपन एक एक्सपेरिमेंट भी करने वाले हैं सर, अपना आपने तो साहित्य तैयार है, इसे पढ़िए। आपण we are going to do some experiment to show the concept, right? माझ्या बॅग मध्ये 2 पुढे आहेत, त्या पण काढा आणि इथे पण एक कोणाला तरी अरेंज करा 4 ग्लास आणि। तो अल्कलिनिटी यानी पानी में घुले हुए कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स समझने के लिए छोटा कंसेप्ट है, जो अपना सोडा होता है ना, सोडा पीने का सोडा होता है, इसमें हाई CO2 डिजोल्व करके ही कार्बोनेट बनाते हैं, कार्बोनेटेड वाटर। आप अगर बॉटल पे लिखा रहता है कार्बोनेटेड वाटर, उसमें क्या डाला होता है? CO2 डाला हुआ होता है, यानी कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स उसमें रहते हैं। तो ये जो कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स है ये पीएच से थोड़े डिफरेंट होते हैं। पीएच यानी पोटेंशियल हाइड्रोजन, जितने H प्लस ज्यादा रहेंगे उतना एसिडिक, जितने OH प्लस ज्यादा रहेंगे उतना अल्कलाइन यानी हाई पीएच। और जो सरीका होगा तो H2O यानी न्यूट्रल वाटर। HO प्लस H इज इक्वल टू H2O। 4 ग्लास पाण्याच्या बाटल्या आणि माझ्या बॅग मध्ये 2 पुड्या आणि पैसे। बॅग मधले 2 पुड्या काढते। सो अभी हम ग्रोअर्स को बताते हैं कि भैया आपका पीएच जो है, अगर आपको न्यूट्रिशन करना है तो आपका पीएच कितना होना चाहिए? सॉइलेस कर रहे हैं और आपका अगर न्यूट्रिशन करना है तो आपका पीएच कितना होना चाहिए? ग्रेट, तालियां सब।
5.8 बोलने के बाद ऐसा लगता है कि भाई ये बहुत एसिडिक है, लेकिन 5.8 इज द राइट पीएच। मैं बताऊंगा कि 5.8 से 5.6 हो गया तो थोड़े दिक्कत आ सकते हैं, लेकिन इसलिए हम फार्मर्स को बेंचमार्क बोलते हैं 6 इज द बेंचमार्क। 5.8 to 6.2, 0.2 हियर 0.2 देयर आप मेंटेन करना जरूरी है। 6.5-7 पीएच का पानी अगर न्यूट्रिशन के लिए आप दे रहे हो तो आप गलती कर रहे हो, उसमें आपका नुकसान हो रहा है, ये जान लो। सबसे मेजर है। फिर लोग बोलते हैं कि सर मेरा पीएच 7 है, मेरे को कितना एसिड लगेगा? पीएच 7 है तो ऐसा कुछ रेडी रेकनर नहीं है भाई कि 7 पीएच वाले को इतना एसिड डाले तो इसका पीएच 6 हो जाएगा। अभी अपन 5.8 को भूल जाएंगे, अपन 6 पकड़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला था 5.8 to 6.2 यानी 6 में तो 7 पीएच है या 8 पीएच है, उसको 7 को करना है तो मैं क्या करना है, मेरे को उसमें एसिड डालना है। क्यों डालना है, क्या डालना है, बाद में बात करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि 2 प्रकार के ग्रोअर है, दोनों के पानी का पीएच 8 है, दोनों के पानी का पीएच 8 है, लेकिन एक ग्रोअर के इसमें कार्बोनेट्स की ज्यादा है, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट ज्यादा है, और एक इसमें एक दूसरे ग्रोअर में पीएच तो 8 है लेकिन कार्बोनेट बाइकार्बोनेट उतने ज्यादा नहीं है। तो उसको जो एसिड लगने वाला है 5.8 और 6 पीएच आने के लिए अलग अलग रहेगा, आपको अलग अलग पीएच रहेगा, एसिड की रिक्वायरमेंट रहेगी, क्योंकि कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स आपके जो एसिड आप डाल रहे हो उसको खा लेगा। कैसे खा लेगा? CO पानी में डाला हुआ CO3 कार्बोनेट उसको H बोले तो एसिड बेस के जो हाइड्रोजन है उसको खा के क्या करेगा, CO2 और H2O इसमें उसको ये कर लेगा। चल तो कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। तो फिर अगर इसका कोई रेडी रेकनम नहीं है कि पीएच इतना है तो फिर इसमें इतना एसिड डालने के लिए सबसे मेजर बात मैंने स्लाइड में नहीं बताई, लेकिन ओरली जो बता रहा हूं कि आपको पीएच कितना मेंटेन करना है, 6। आपको पीएच कितना तक लाना है, कैसे लाओगे 6? कैसे डालोगे? पानी का पीएच आपका या कार्बोनेट बाइकार्बोनेट XYZ है तो आपको 6 लाने के लिए क्या करना है, एसिड यूज करना है। कौन सा एसिड यूज करना है क्या है बाद में देखेंगे, लेकिन कैसे करना है, निकालना कैसे है, एसिड कितना लगेगा, इसका वो प्रोसीजर है। सबसे पहले एक बकेट लो, उस पर 10 लीटर का मार्किंग करो, 10 लीटर का बकेट लो, उसमें जो आपका रेगुलर वाटर का जो आपका इरिगेशन वाटर है वो उसमें आप 10 लीटर फिल करो। जो एसिड आप यूज करना चाह रहे हो जिससे आपको पीएच डाउन करना है, या फॉस्फोरिक एसिड हो सकता है, नाइट्रिक एसिड हो सकता है, और भी कुछ एसिड हो सकते हैं, तो उसे यूज करना नहीं करना बात की स्लाइड में अपन मान के चलेंगे कि नाइट्रिक एसिड है। आप क्या कर रहे हैं, नाइट्रिक एसिड एक सीरीज में लेना है, 10 ml, 15 ml, 12 ml की छोटी सीरीज से आप एसिड लेना है। एसिड यूज करते वक्त नाइट्राइल क्लोज पहनने का नहीं है, रबर क्लोज पहनना है। जो सर्जरी के लिए या कोविड में अपन पहनते थे वो क्लोज नहीं चलते, ये रबर क्लोज आते हैं, वो यूज करना है। और हेड गियर भी पहनना है, आंखों में ना एसिड जाए। तो नहीं तो आप सब जाके सचिन सर ने बोला था वो कुछ हो गया, मेरे घर पे मत आना, मैं भी बाल बच्चे वाला आदमी हूँ, मेरे पीछे मत से लगाओ। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि एसिड, इसलिए मैंने फोटो दिया है, ये ग्लोव्स रहते हैं, ये प्रोटेक्टिव ये होता है, सब यूज करो, ठीक है। तो ये ऐसा निकालना है, एसिड लेना है, फिर वो 10 लीटर पानी में आपको डालना है। वो 10 लीटर पानी में थोड़ा 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 डालना है, घुलाना है और पीएच चेक करना है। तो आपका पीएच जैसे जैसे आप थोड़ा थोड़ा एसिड डालना चाह रहे हो, डिपेंडिंग ऑन योर इनिशियल पीएच एंड कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, आपका पीएच धीरे 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 कम होते जाएगा। एक लिमिट पे आएगा तब आपको पता चलेगा कि भाई ये मेरा पीएच 6 आ गया है। अब ये 6 पीएच आने के लिए 10 लीटर को मेरे को कितना अमाउंट ऑफ एसिड लगा, उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि 1000 लीटर को कितना एसिड लगेगा। सिंपल कैलकुलेशन, सिंपल मैथमेटिक्स, ये करके आपको सबसे पहले ये मालूम हो जाएगा कि 1000 लीटर पानी में कितना एसिड जाएगा। और सबसे मेजर बात यह है कि ये जो पीएच आप गिनते रहोगे, ये कैलिब्रेटेड पीएच मीटर से ही गिनना,
कोई भी पीएच मीटर सबसे पहले ये देख लेना है कि कैलिब्रेटेड है या नहीं। हालांकि इसमें 7 आंकड़ा दिखा रहा है, ये इंटरनेट से फोटो लिया है, अपने को 6 पे टारगेट करना है। तो 6 पे आने तक आप एसिड डालना है, 10 लीटर में कितना लगता है वो देखना है। और फिर से एक बात, एसिड्स आर डेंजरस। एसिड यूज करते वक्त अभी आप अपन घर में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड टॉयलेट वायलेट क्लीन करने के लिए काफी लोग यूज करते हैं, उसके फ्यूम्स बनते हैं, उसका सबको पता है, लेकिन वो डाइल्यूटेड होता है। तो मेरा आपको ये निवेदन है कि आप नाइट्रिक एसिड भी यूज करते हो तो उसको प्री डाइल्यूट करो। प्री डाइल्यूट करने के बाद आपको पता चलेगा कि 9:1 रेशो में डाइल्यूट करो और डाइल्यूट करने के बाद यूज करो। ज्यादा डिटेल में मैं जाऊंगा तो यही टॉपिक पे अटक रहूंगा, लेकिन आप समझदार हो, आपको समझता है डाइल्यूशन क्या करना है, जितना डाइल्यूशन करना है उतना एक्सफोलिएट करना है, वो सब कुछ बाद में, ठीक है। सबसे मेजर चीज है, लोग बोलते हैं कि सर वो नाइट्रिक एसिड हमारे बंदे, ये मेरे को प्रॉब्लम थाईलैंड में आया था। थाईलैंड में सब लेडीज ग्रोवर्स होते हैं और वो काफी सॉफ्ट स्पोकन और ये होते हैं, जो इनको अपनी भाषा समझती नहीं है, वो अपने प्लेस में रहते हैं। उनके ग्रोवर्स बता रहे थे कि सर ये नाइट्रिक एसिड हमारे ग्रोवर्स से समझ नहीं आ रहा। मैं ये बता रहा हूँ मोंसैंटो कंपनी के ग्रोवर्स के बाद, सेमिनिस कंपनी के ग्रोवर्स के बाद। तो मैं बोला था कि अगर आप नहीं कर रहे तो आप साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड डालो। एसिटिक एसिड बोले तो क्या, सिरका, विनेगर। विनेगर यानी एसिडिक एसिड, वो ऑर्गेनिक एसिड होता है। सिट्रिक एसिड बोले तो नींबू सट यानी सिट्रिक एसिड। एसिडिक एसिड बोले तो सिरका। ये लेकिन बहुत वीक एसिड है। अगर आपके पानी में बहुत कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स है, आपको इसकी बहुत ज्यादा क्वांटिटी लगेगी और आपका पीएच जो है वो स्टेबल नहीं रहेगा। तो ये प्रैक्टिकल है कि यूज करने के लिए नहीं है। फॉस्फोरिक एसिड आप यूज कर सकते हो, लेकिन फॉस्फोरिक एसिड में हालांकि हाइफा मेरी कंपनी खुद फॉस्फोरिक एसिड बहुत अच्छे क्वालिटी का बनाती है, बेचती है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि फॉस्फोरिक एसिड जब आप डालते हो तो अगर आपका पानी का कार्बोनेट बाइकार्बोनेट ज्यादा है तो आपकी जितना फॉस्फोरिक एसिड की रिक्वायरमेंट रहेगी, वो जो फॉस्फोरस की रिक्वायरमेंट है प्लांट की, जो अपन 35 to 40 ppm बोल रहे हैं, उससे ज्यादा हो जाता है। तो प्रैक्टिकल है क्या यूज करना, आपका फॉस्फोरस का कैलकुलेशन आपके पौधे को लग रहा है उससे ज्यादा है। सल्फ्यूरिक एसिड इज अ प्रॉब्लम। सो बचता अपने पास एक ही ऑप्शन है, जो है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रेट नाइट्रोजन झाड़ को काफी मात्रा में लगने वाला है, स्पेशली सीडलिंग को और ग्रोइंग को। और अगर नाइट्रेट नाइट्रोजन मेरा करना जरूरी है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज कर सकते हो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो अपन टॉयलेट क्लीनिंग के लिए यूज करते, कर सकते हैं क्या? हाँ या ना? हाँ नहीं, हाँ कितने बोल रहे हैं? हाँ बोलने वाले हाथ खड़े करो। गिफ्ट है भाई, गिफ्ट किसी को नहीं चाहिए। कभी भी गलती से भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज मत करो। अरे यार भाई, मैंने यहाँ पे लिख के दिया है, सॉरी। अरे ये देख के तुम्हें बोलना चाहिए था ना। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ना, वो क्या होता है, उसमें क्लोराइड्स होते हैं। अपन तो पहले ही बात कर रहे हैं, सोडियम एंड क्लोराइड्स आर नॉट गुड फॉर द प्लांट। इसलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड कभी भी यूज मत कीजिए, नाइट्रिक एसिड यूज करो। एक मेजर प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा था कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैं टेक्निकल के साथ प्रैक्टिकल का भी बात करते रहूंगा। यह हमने फार्मर्स को बताया कि भाई यूज करना है। फिर बोले एक फार्मर बोले तो कंपनी, उनको पैसे की कुछ कमी नहीं है। मैं जाके देख रहा हूँ, बोले हम सर बहुत फंटास्टिक क्रॉप आया, आप आके देखो, हम कर रहे हैं, एसिड कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं। मैं गया था, कर्नाटक की बात है, रानी बेंगलुरु में। जाने के बाद देख रहा हूँ तो इतने बड़े बड़े ग्लास के ये थे। तो बोला ये क्या है? सर ये नाइट्रिक एसिड लाया ना हमने। बोला ये कौन सा लाया? लैब ग्रेड लाया सर। अरे भाई, बोला ये लैब ग्रेड नाइट्रिक एसिड तू क्यों यूज कर रहा है? नहीं सर, वो कमर्शियल वाला वो पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, तो लैब ग्रेड लेके आए। आप ऐसी गलती करो मत, लैब ग्रेड यूज करने की जरूरत नहीं, आप कमर्शियल वाला यूज करो। लेकिन आपको ये जानना जरूरी है, वो बोले कि हम पता कैसे करें कि भाई ये कमर्शियल वाला पानी बेच के नहीं बेच रहा है, अपने को एसिड ही है। आप तो चख के नहीं देख सकते, क्या कर सकते हैं? तो एक मेजर पैरामीटर है डेंसिटी। अगर आप 1 लीटर एसिड का वेट करोगे और आपको जो वेंडर बोल रहा है कि ये 69 to 72% नाइट्रिक एसिड है, तो उसका वेट कितना आएगा? 1.4 kg। 1 लीटर का वेट जब 1.4 kg आए तो फेयरली आप जज कर सकते हो कि ये 70% तक नाइट्रिक एसिड है।
अगर कोई बोल रहा है कि मेरे पास 85% कॉन्सेंट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड मैं आपको दे रहा हूं कमर्शियल ग्रेड का, तो उसका वजन आएगा 1.6 या 1.7 किलो 1 लीटर का। ये एक इजी वे है टू आइडेंटिफाई द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड द डीलर इज नॉट फूलिंग यू, क्योंकि कमर्शियल ग्रेड के जो ये रहते हैं उसका बिल भी नहीं बनता है और उसके कंटेनर पे सादा कागज रहता है, वो कुछ भी कर सकते हैं। फर्टिलाइजर के जैसे उसको लॉ नहीं है, तो ये जानना जरूरी है। ठीक है, तो पीएच का रेंज मैंने अभी आपको बात किया है, 6 मेंटेन करना है, 5.8 टू 6.2। तो अलग अलग ये जरूरी नहीं है, आपको पता है कि अगर न्यूट्रिशन पीएच एडजस्ट नहीं करेंगे तो न्यूट्रिएंट आपके अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम आता है। हाई पीएच में काफी सारे न्यूट्रिएंट्स अनअवेलेबल होते हैं, इसलिए जानना जरूरी है। तो पीएच पे बहुत बात हो गई है, अभी आप थोड़ा दूसरा टॉपिक पे जाएंगे जो ईसी है। संजय भाई ने बोला था कि आपको ईसी मैनेज करना है, आपके पास ये बोलते हैं हमारे लो ईसी कोकोपीट है, हमारा बफर्ड है, ये सब कुछ चीजें लाते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर आपके पास होना चाहिए, एसओपी जिसको अपन बोल रहे हैं, ये होना चाहिए कि भाई हर बैच का जो मेरा कोकोपीट है ये सही ईसी आ रहा है कि नहीं है, ऑर्गेनिक है ये कुछ फैक्ट्री में बन रहा है क्या, जैसे बाकी चीजें जो बनती है ये फैक्ट्री में नहीं बन रहा है, ये तो फील्ड से आ रहा है, जो फील्ड में है प्रोसेस कर रहे हैं, अच्छे सारे कंपनी इस पे क्वालिटी कंट्रोल रखते हैं। लेकिन आपके पास जब आता है तो उसको आपको ईसी मेजर करना जरूरी है कि भाई ये लास्ट टाइम जो आया था बैच और ये बैच, इसमें ईसी में तो गड़बड़ नहीं है। मैंने काफी सारे कंपनी के और बड़े हाई टेक ग्रोवर के पास सीडलिंग, येलोइंग और स्टंटेड ग्रोथ और कहां तो ग्रोथ ही नहीं हुआ है, ऐसा देखा है। जब हम जाके चेक कर रहे हैं प्रॉब्लम क्या है, तो ईसी इज वेरी हाई। हालांकि सप्लायर ने बोल दिया कि लो ईसी है, लेकिन जब जाके चेक किया, अब वो क्या होता है, सीजन की हड़बड़ी रहती है, मटेरियल आता है, जैसा आया वैसा डंप किया, वैसे ट्रे भर दिए, सोइंग हो गया, और जब पता चला कि ग्रोथ नहीं हो रही है तब जाके कॉल किया गया, फिर हम जाके इन्वेस्टिगेट कर रहे तो देखते हैं तो इसका ईसी ज्यादा है। तो आप ऐसी गलती मत करो, ईसी गिनने की बहुत इजी टेक्निक है, 1:2 मेथड। 200 ml का आप कप लो, 200 ml या कोई भी एक कप लो छोटा, एक साइज उसमें कोकोपीट भरो, आपका मीडिया भरो, जो कोकोपीट होता है, पिटमोस होता है, वो भरो, उसको ज्यादा प्रेस मत करो, लाइटली टैप करो, भर लो। एक अगर ये अरे ग्लास अगर ये कंटेनर है छोटा, इतना ही है समझ लो, इसमें कोकोपीट डालो, भरो, टैप करो, ज्यादा प्रेस मत करो, जस्ट लाइटली टैप करो, ऐसा 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 ऐसा, जो सेटल होगा फिर डालो, उसमें से कुछ बड़ा आएगा तो डालो, फिर से फाइन करके ऐसा प्रेस मत करो, सिर्फ ऐसा ऐसा टैप करके उसको सेटल होके भर दो। ये हो गया एक। ये एक बड़े कंटेनर में डाल दो और उस पे 2 सेम मेजर के 2 डिस्टिल वाटर, बैटरी वाटर रहता है ना, बैटरी से मिलता है, बैटरी में डालने के लिए पानी मिलता है, उसको क्या बोलते हैं, डिस्टिल वाटर। वो डिस्टिल वाटर आओ 20 रुपए लीटर ही मिलता है, बिस्लरी से भी सस्ता में मिलता है, या बिस्लरी के रेट में मिलता है, वो पानी उसमें 2 मेजर डाल दो। समझ लो ये 200 ml है, 200 ml का ग्लास है, 400 ml उसमें पानी डालो, उसको स्टर करो और उसको वैसे ही सेटल होने दो। अब यहाँ पे लिखा है कि आप उसको फिल्टर पेपर में डालो, नीचे डालो, जरूरत नहीं है, उसको एकदम से ये करके रख दो। ऊपर का जो पानी आता है उस पर आप ईसी का मीटर डाल के चेक करो, फिर आपको पता चलेगा कि ईसी उसका क्या है और उसकी क्वालिटी क्या है। और ये देखना जरूरी है, अगर ईसी जो ज्यादा हाई है तो आप ग्रोइंग में, न्यूट्रिशन पे, अबे पानी का ईसी की बात की अपन ने, मीडिया का ईसी और पीएच ऑल्सो इम्पैक्ट अ लॉट, इसका ज्यादा से ज्यादा इम्पैक्ट होता है सीडलिंग पे, ये जान के काम करना है। तो इसलिए आपका मीडिया का भी और वही जो पानी है उसका ही ईसी आप पीएच भी गिन सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि ईसी पीएच आपका क्या लेवल में कोकोपीट का है और उसको नोट करके जाना है। फिर आपको पता चलेगा कि भाई मीडिया का ईसी और पीएच कितने पे बेस्ट रिजल्ट आता है। ओके, तो ये हो गया थोड़ा सा सबस्ट्रेट और ये इरिगेशन पे। हालांकि संजय भाई ने काफी अच्छा ज्ञान दिया है आपको, फिर भी मेरा बोलना बनता है क्योंकि इरिगेशन
और फर्टिगेशन। फर्टिगेशन का मतलब क्या होता है? फर्टिगेशन किसको बोलते हैं? पानी के साथ खाद। पानी के साथ जो खाद देते हैं। इरिगेशन विद फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड फर्टिगेशन। तो फर्टिगेशन का इंटीग्रल पार्ट इरिगेशन है। उसको दो सब्जेक्ट को आप आइसोलेट में कर नहीं सकते हैं। वो जब शादी हो गया है उनका, दोनों के लिए बताइए। सर अभी आपने ये सिक्का बता दिया है, अगर इससे ज्यादा है तो हाँ ये नहीं बताया। जी देखिए, सबसे पहले तो आप इसी ज्यादा आया तो आपको उसको वॉशिंग करना है। कोकोपीट को वॉशिंग करना है। हालांकि अगर आपका बड़ा नर्सरी है, आपके लिए ये बहुत बड़ा क्या बोलते हैं एक टास्क हो जाएगा, एक आपके लिए एक बड़ा दिक्कत हो जाएगी या सरदर्द हो जाएगा। ये मराठी में बोल रहा है तो ताप हो जाएगा, जो कहला ताप होऊन जाएगी, तो सोपा नहीं है। कारण स्टेप बढ़ जाएगा, स्टेप बढ़ जाएगा, कॉस्ट बढ़ जाएगा, स्पेस बढ़ जाएगा, आपको उतना क्वालिटी, अच्छा क्वालिटी का पानी आपका वेस्ट हो जाएगा। जहां तक हो सके थोड़ा पैसा देके आप लो इसी कोकोपीट ही परचेस करो। अगर आपके पास आ गया है या आपका जो रेगुलर वेंडर है वो लो इसी कोकोपीट नहीं दे रहा है तो मेरे को वॉश करना ही है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मुझको उसको वॉश करना है। एक कंक्रीट यार्ड पे या अपने जहां पे स्टेबल लैंड है उस पे वीड मैट ये वो डाल के ऊपर से उसमें आपको पानी छोड़ना है, उसको ड्रेन होते जाना है। वो ड्रेन होते वक्त वो पूरा जितना ज्यादा से ज्यादा सोडियम छोड़ के, सोडियम अपन बाद में बात करेंगे, बफर छोड़ के, बाकी उसमें जो क्लोराइड्स होते हैं वो सब वॉश आउट होते हैं। क्लोराइड जो होते हैं वो सोल्यूबल होते हैं, वो पूरे वॉश आउट होना चालू होकर आपका इसी डाउन होगा। लेकिन इसके लिए प्रीरिक्विजिट है आपके पास जो पानी का इसी है वो 0.5 होना है। पानी का ही अगर इसी ज्यादा है तो आप उसमें डालते रहोगे तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो लो वाटर इसी आपको डाल के उसको वॉश करना है। वॉश ओनली वॉश बोले तो वॉश एंड ड्रेन। जब आप ड्रेन करते जाओगे तब जाके इसी आपका डाउन होगा। सर अगर और लेट हो गया है, हमको पता ही नहीं चला, हमने सीडिंग कर दिया है आफ्टर 10 days ऑफ इमरजेंसी, तब क्या करें सर? यही बात की काफी, ये जो क्वेश्चन है ना, यही बात बहुत बार हम एज ए कंसल्टेंट हमको सलाह की है, क्योंकि ग्रोवर या नर्सरी ग्रोवर हमको तभी बुलाता है जब प्रॉब्लम्स आता है। अच्छा होता है तब बताता नहीं, और ये प्रॉब्लम्स के लिए मैं काफी दौड़ चुका हूँ। एक मैं बताता हूँ आपको, डिफिकल्ट होगा, मुश्किल नहीं है लेकिन डिफिकल्ट इसलिए है कि अगर आप ओवर इरिगेशन करते हो, अगर क्लाइमेट सुटेबल है और आपका सिस्टम अच्छा है, आपका बेंचेस पे है, ड्रेनेज होल्स आपके अच्छे हैं, आपका प्लग साइज काफी अच्छा यानी सब्सटेंशियल है, एकदम से छोटा नहीं है, तो आप उसको फ्लड यानी इरिगेशन करके ड्रेन आउट करना चालू कर सकते हो। लेकिन अगर ये ऐसा मौसम है और ज्यादा धूप नहीं है और मेरा कप साइज छोटा है, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आपसे कुछ होने वाला नहीं है, प्लेन वाटर देते रहो, जैसा है वो भगवान मर्जी, वो बैच निकालो, अगली बार ये गलती मत करो। यही हो सकता है, ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। प्लेन वाटर देके इसी जैसा मैंने आपको वॉशिंग किया है वैसे कर सकते हो, लेकिन वो भगवान भरोसे है, ये ओनली ये है। द प्रॉब्लम है जो बोलते हैं ना, स्टिचिंग टाइम सेव्स नाइन। इसका मतलब क्या होता है? जो बात कर रहे हैं वही बताएंगे जो आपस में बात कर रहे हैं। स्टिचिंग टाइम सेव्स नाइन। अगर कुछ घर में आपके शर्ट के कहीं एक फट गया है, अगर आपने टाइम पे सिलाया तो बढ़ेगा नहीं। आजकल रफ्फू वाले कोई पहनते नहीं, हमारे बचपन में हम पहनते थे, आप लोग भी पहनते होंगे पता नहीं, तो उसको रफ्फू बोलते थे। तो एक टाइम पे अगर छोटा फटा है तो उसको रफ्फू करेंगे तो वो कम छोटे इसमें होगा, अगर नहीं करेंगे तो फटते जाएगा, फिर एक टाके की जगह 9 टाके लगाने पड़ेंगे। सही बात है ना सर? तो इसलिए आज बिजनेस बन गया पर फटा फाड़ने का बिजनेस बन गया, तो फटा पहनने की आदत है। तो कमिंग बैक टू अवर टॉपिक, टाइम पे ही करो। राजू जी ने भी वही बोला था, एसओपी डेवलप करो। आप चाहे रहो ना रहो, आपके पीछे भी लोगों को पता होना चाहिए कि भाई इसी की नया सबस्ट्रेट आया है, उसका मेरे को इसी चेक करना है, पीएच चेक करना है, कैसे चेक करना है मैंने आपको बता दिया है, वो स्टैंडर्ड उसका नोट करना है, इसी पीएच मीटर कैलिब्रेट करना है, ये सब चीजें, ठीक है। तो इरिगेशन, व्हेन, हाउ मच एंड हाउ मेनी टाइम्स,
ये होता है रूट जोन मैनेजमेंट। हालांकि संजय भाई काफी बात कर चुके हैं, लेकिन फिर से मैं थोड़ा सा इसको टच करता हूँ। टाइम का क्या सीन है? हाउ मच टाइम आई हैव? ओनली ओके, आई नीड टू बी फॉर। तो रूट जोन मैनेजमेंट करने के लिए एक ध्यान रखना है कि फोटोसिंथेसिस में अगर जो आप पानी देते हो, जो पौधे को आप पानी देते हो, अगर मैं 100 ml पानी दिया पौधे को, उसका 90% यानी 900 ml इवेपोरेशन में चला जाता है। झाड़ उसका कुछ भी नहीं करता है, झाड़ लेता तो है लेकिन हवा में छोड़ देता है। ये सब कुछ क्यों करता है? वाई वेस्टिंग एनर्जी सो मच। आप बड़े बड़े पौधे देखते हो, उसको पंप नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन टॉप पे भी हरा रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उसका पानी का जो फ्लो रहता है वो रूट टिप से लेके टॉप तक 100 फीट वाले भी पौधे को ऊपर में गया, उसको अपन दूसरे माले पे जो है या पहले माले पे पानी पहुंचाने के लिए अपने को दिक्कत जाती है। पंप लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, ये करना पड़ता है। यहाँ पे विदाउट एनर्जी, विदाउट पंप कैसे जा रहा है? बिकॉज ऑफ द ट्रांसपिरेशनल पुल। इवेपो ट्रांसपिरेशन हो रहा है, न्यूट्रिएंट भी जा रहा है, पानी भी जा रहा है, क्योंकि झाड़ के पत्तों के नीचे स्टोमेटा होता है, उसको पर्थछिद्र बोलते हैं, उसमें से हवा कॉन्स्टेंटली पानी निकलते रहता है। जो VPD वेपर प्रेशर डिफिशिट के बारे में मॉर्निंग में बात हुई थी, वो जरूरी है। अगर वेपर प्रेशर डिफिशिट नहीं है और पौधा अगर पानी छोड़ नहीं पा रहा है आसमान में या उसके अराउंड एयर में ज्यादा ह्यूमिडिटी है, तो ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, न्यूट्रिएंट अपटेक नहीं होगा। तो 90% ये होता है, 1% ओनली फोटोसिंथेसिस के लिए जाता है, यानी 100 में से 1 ml पानी सिर्फ फोटोसिंथेसिस को लगता है, 9 ml पानी ग्रोथ के लिए लगता है, और 90 ml पानी जो होता है वो इवेपोट्रांसपिरेशन के लिए लगता है। एक सिंपल वेपर प्रेशर डिफिशिट का काफी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, राजू जी ने बताया। मेरा ग्रोवर्स को बताने का सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, अगर आपके कपड़े सूख नहीं रहे हैं धोने के बाद में, समझ रहे ना, बरसात हो रही है, 3-3, 4-4 दिन बरसात आ रही है, आपके कपड़े सूख नहीं रहे हैं, इसका मतलब आपके इसमें ज्यादा से ज्यादा ह्यूमिडिटी भरी हुई है, तब आपका पौधा भी ट्रांसपिरेशन नहीं कर पा रहा है। जब कपड़े सूखते हैं, क्यों सूखते हैं कपड़े? क्योंकि कपड़े में, धोए हुए कपड़े में जो अपन सूखने के लिए टांगते हैं, उसमें बहुत ज्यादा मॉइस्चर रहता है, ड्राई एयर में कम रहता है, और वो क्या होता है? एक्सचेंज होता है। वो कपड़ों में से एयर, हवा उसमें से मॉइस्चर खींच लेती है और कपड़ा सूखता है। और अगर आपने दूसरा चीज देखा है कि अगर ड्राई एयर है और उसके साथ हवा चल रही है, तो कपड़ा जल्दी सूख रहा है। तो एयर मूवमेंट एंड ड्राई एयर अराउंड द लीफ इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव इवेपोट्रांसपिरेशन, और उसी में न्यूट्रिएंट अपटेक भी होगा। तो इवेपोट्रांसपिरेशन होना जरूरी है, न्यूट्रिएंट अपटेक होता है। मेरे पास टाइम कम है, इसलिए मैं काफी सारे स्लाइड जंप करूंगा। सबसे मेजर बात यह है कि सबस्ट्रेट का जो कप होता है, जिसमें आपको ये होते हैं, उसमें 50% सबस्ट्रेट रहना चाहिए, 50% एयर रहनी चाहिए। कब रहनी चाहिए? जब पूरा का पूरा सूखा है, तो उसमें एयर फील्ड पोरोसिटी बोलते हैं, यानी 50% एयर होना चाहिए। पूरा का पूरा कप अगर ड्राई होता है, तो उसमें से 50% खाली हवा रहना चाहिए। फिर जब मैं इरिगेशन करता हूं, तो इरिगेशन 25%, वो जब इरिगेशन होता है तो 100% पे चला जाएगा, सैचुरेशन होगा, नीचे आ जाएगा। लेकिन जब से जैसे ट्रांसपिरेशन होगा, वो ऐसे कम होके 25%। जैसे अपने को हवा का जरूरत है, वैसे ही प्लांट्स के रूट्स को भी रेस्पिरेशन करने की जरूरत होती है। फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ये दो चीजें होती है जिसपे पौधा रेस्पिरेशन से क्या करता है? एनर्जी लेता है, और फोटोसिंथेसिस से एनर्जी बनाता है। लेकिन जैसा वो बनाता है वैसा वो खर्चता भी है। तो खर्चने के सिस्टम को रेस्पिरेशन बोलते हैं, जिसमें हवा लेते हैं, ऑक्सीजन लेता है। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ता है, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन अंदर लेता है। तो वो ऑक्सीजन के लिए जगह रहनी चाहिए। जो आज सवेरे से जो अच्छे सीडलिंग बोल के फोटो आप देख रहे हैं, उसमें आपको एकदम से व्हाइट रूट्स दिखेंगे, सब में व्हाइट एंड फाइब्रस रूट। वो कब बनेंगे? जब उसमें 25% तक हवा रहेगी आपके कप में। वो आने के लिए तभी आपका न्यूट्रिशन होगा। यह आपको मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि संजय भाई ने बताया है।
मैंने काफी सारे नर्सरी में देखा है इवनिंग में भी इरिगेशन हो रहा है। इवनिंग में इरिगेशन मत कीजिए, इरिगेशन मॉर्निंग में ही होना चाहिए, दोपहर के पहले ही होना चाहिए। इवनिंग में इरिगेशन करोगे क्योंकि स्टोमेटा जो है, स्टोमेटा मैंने बोला था ना, वो प्लांट के नीचे रहते हैं और वो नीचे रहते हैं तो वो दिन में ही खुले रहते हैं, रात में बंद हो जाते हैं और वो बंद होते हैं तो इवेपोट्रांसपिरेशन नहीं होगा। इवेपोट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो पानी ऊपर नहीं जाएगा, आपका कप गीला रहेगा, आपके रूट्स को हवा नहीं मिलेगी, पौधे के रूट्स को, तो वो उसके वजह से वो ब्राउनिंग होना चालू हो जाता है। इसलिए इवनिंग में, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ताइवान में भी गया था, थाईलैंड में भी मैं देखा हूं, इवनिंग में हम विजिट कर रहे हैं तो इरिगेशन चालू है। शेड्यूलिंग जब आदमी आएगा, जब उसको लगेगा वो, प्लीज डोंट डू दैट। इरिगेशन हैज टू बी डन विद ओनली इन मॉर्निंग, क्योंकि दिन भर का जो टेम्परेचर रहता है, दिन भर की प्लांट की जो एक्टिविटी रहती है, फोटोसिंथेसिस हो, इवेपोट्रांसपिरेशन हो, उसमें वो पानी खींचेगा और फिर वो हवा बनेगी। अगर वो इवनिंग में करोगे, ना फोटोसिंथेसिस हो रहा है ना इवेपोरेशन हो रहा है, वो पानी से सैचुरेट रहेगा और आपका कप अगर पानी से सैचुरेट है, आपका बोले तो आपके पौधे का, तो उसमें तो आपके जो रूट्स है वो डैमेज होंगे और ब्राउनिंग होगा। ठीक है, हाँ बोला। जैसे राजस्थान में गर्मी चलता है ना, तो गर्मियों के दिनों में तो 2 टाइम देना पड़ता है उसमें। हाँ, ये बड़ी बात बताया आपने। मेरा यही कहना था कि मैंने क्या बोला था कि गर्मी के दिन में अगर आपको 2 टाइम देना है तो आप गर्मी रहे तब तक ही दीजिए। हालांकि अब सूर्यास्त तो होने को आ रहा है, क्योंकि मैंने ये स्लाइड टिप किया था, मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए, क्लाउडी डेज, सनी डेज, 2 घंटा